प्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन हिंदी पाठशाला में। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विन्यास और उच्चारण का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम लोग पाठ 2 प्रारंभ करते हैं और इस पाठ को समझते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया कि हमारा दूसरा पाठ है वर्ण विन्यास और उच्चारण। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे। इसके साथ ही स्वर, व्यंजन के भेद और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, उसकी परिभाषा के से भी हम लोग परिचित होंगे। तो पाठ की ओर चलते हैं। वर्ण विन्यास, उच्चारण। सबसे पहले ये जानेंगे कि भाषा के कितने कौशल होते हैं। तो भाषा के 4 मुख्यतः कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबको पता है कि हम सब लोग अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को बोलने के लिए और भाषा के कौशल को अपनाने के लिए 4 चीज़ों का उपयोग करते हैं: सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। इनमें से 2 कौशल मौखिक और लिखित हैं। उच्चरित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है और इन्हें ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है और जिसका खंडन न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। अब हम हिंदी वर्णमाला पर आते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग स्वर के भेद, व्यंजन की परिभाषा और व्यंजन के भेद को जानेंगे। स्वर किसे कहते हैं? जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सके, जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं: अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और स्वरों की मात्राएं आप क्रमशः देख रहे हैं स्क्रीन पर। अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं और अनुस्वार का चिन्ह कैसे होता है, ये सभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विसर्ग अह होता है और उसका भी चिन्ह सामने अह के बगल में कोष्ठक में दिया हुआ है। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, इस क वर्ग कहते हैं और हर एक वर्ग में 5, आप देखेंगे कि क वर्ग में क्या आ रहा है, क, ख, ग, घ, अंग। इस प्रकार से एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इन 5 वर्गों को एक और चीज़ कहते हैं। तो क्या बच्चों आप इसे जानते हैं कि ये जो व्यंजन हैं, उनके 5 वर्गों के समूह को और क्या कहते हैं? इन 5 वर्गों के समूह को स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 25 है। आप देख रहे हो कि क, ख, ग, घ, अंग 5 हुए, फिर च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। अतः इन सभी की संख्या 25 हुई। ड और ढ को विशेष व्यंजन कहते हैं। अब हम आते हैं हिंदी वर्णमाला के मानक रूप में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या कहता है? य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन श, स, ह। ऊष्म व्यंजन यानी जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्म मतलब गर्मी निकले, भाप निकले, ऊष्मा निकले,
ऐसे व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं जो श, श, स, ह हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब मिल करके बना हुआ है। संयुक्त मतलब होता है मिलना। छ, त्र, ज्ञ और श। आगे हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन छ और त्र, ज्ञ, श किन किन अक्षरों से मिलकर के कैसे बने हैं। आगत वर्ड आ, ज, फ। बच्चों एक और बात बता दें कि आगत व्यंजन किसे कहते हैं। आगत मतलब आना, अर्थात दूसरी भाषाओं से कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो हिंदी भाषाओं में प्रचलित हैं, हिंदी भाषाओं में उनका उपयोग किया जाता है, तो ऐसे व्यंजन को आगत व्यंजन कहते हैं जो कि आ, ज और फ हैं। तो आप लोगों ने देखा हिंदी वर्णमाला का जो मानक रूप है, यानी स्वर, स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार, विसर्ग, व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और आगत वर्ड, आगत व्यंजन। इसके बाद से हम लोग वर्णों के भेद के बारे में पढ़ेंगे जो स्वर और व्यंजन हैं। तो वर्ण के भेद स्वर हैं और व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से वर्गों को दो भागों में बांटा जाता है, इसे ही कहते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिनके लिए किसी भी व्यंजन की किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। परंतु व्यंजन में व्यंजन के उपयोग के लिए, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए व्यंजन स्वतंत्र रूप नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इनको बोलने के लिए हमें स्वरों का सहायता लेना पड़ता है। तो आइए अब स्वर और व्यंजन के भेदों पर चर्चा करते हैं। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि स्वर 11 हैं, जो इस प्रकार है और अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ 11 स्वर हैं। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुप्त स्वर। लेकिन इसमें आपको सिर्फ 2 ही भेद बताया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। फिर भी हम लोग प्लुप्त स्वर पर भी एक बार चर्चा कर लेंगे। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। आप देख रहे हो बच्चों कि जब हम लोग इनका उच्चारण कर रहे हैं, इन स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं, तो बहुत ही कम समय लग रहा है। हम पढ़ते समय भी, जैसे जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? अ, आ, तो आ की अपेक्षा अ में कम समय लग रहा है। ऐसे ही ई, यहाँ पर भी ई की अपेक्षा छोटी ई में कम समय लगता है, अर्थात अ, ई, उ और री ये ह्रस्व स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। देखो कि आप ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर जो भी है, उनका उच्चारण करने में 2 गुना समय लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर हैं। और वैसे भी बच्चों, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, अर्थात ह्रस्व की अपेक्षा जिसमें ज़्यादा समय लगे वो दीर्घ स्वर होते हैं। सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है, जैसे अनुनासिक मतलब नासिका से आ, ई। आप देख रहे हो कि जब भी इनका हम उच्चारण करेंगे तो नासिका का सहयोग लेना पड़ेगा, नाक से आवाज़ निकलेगी। जिन स्वरों के ऊपर मात्रा होती है वहाँ अनुनासिक या चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार या बिंदु लगाया जाता है। प्लुप्त स्वर, जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको सिर्फ 2 ही भेद दिया है, लेकिन एक बार प्लुप्त स्वर का भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्लुप्त स्वर का मतलब ये होता है कि जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगे।
दीर्घ में 2 गुना समय और प्लुप्त में 3 गुना समय। जैसे हम उच्चारण करते हैं यदि ओम, ओम के उच्चारण में आप देख रहे हैं कि ह्रस्व दीर्घ के अपेक्षा 3 गुना समय लग रहा है, तो तीसरा जो स्वर हुआ उसको कहते हैं प्लुप्त स्वर, और जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगे। स्वरों के दोनों रूप, जैसे अभी हम लोग पढ़े अनुनासिक स्वर, सामान्य स्वर और अनुनासिक स्वर में क्या अंतर है। अ सवार, ठीक है। अगर हम संवार कहते हैं, संवार, तो आप देख रहे हो कि इसमें नासिका से आवाज़ निकल रही है, नासिका से उच्चारण किया जा रहा है। ऐसे आ अगर कहते हैं तो क्या कहते हैं, कहाँ। आ से अगर कोई शब्द बनाना है तो कहाँ। तो इन सब में क्या है, अनुनासिक स्वर जो हैं, जैसे अ, ई, उ, ए, ओम, इन सबों का उच्चारण नासिका से हो रहा है। अब हम आते हैं व्यंजन पर, व्यंजन के भेद को पढ़ते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा मैंने आपको बता ही दी कि जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, मुख से बाहर निकलने वाली हवा जो है वो अवरोध करे, रुकावट करे, और जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, जिनकी बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे व्यंजनों को उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे क पूरा है, अगर उसका हम उच्चारण करते हैं तो क में क्या आ रहा, अ आ रहा है ना, तो आप देख रहे हो कि इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो व्यंजन के भेद हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन पहला है, अंतस्थ व्यंजन है तीसरा, ऊष्म व्यंजन, और चौथा है आपका संयुक्त व्यंजन। इसके बाद भी एक आता है आगत व्यंजन, जो मैंने आपको भी पहले ही जस्ट बताया है कि आगत क्या होते हैं, जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी में कुल 37 व्यंजन होते हैं, और व्यंजन के भेदों पर एक एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। चूँकि सबसे पहला व्यंजन का जो भेद है वह होता है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग का स्पर्श करती है, बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क में अगर क ख ग घ अंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी संख्या जो होती है वो कुल 25 होती है। ठीक है, अब इनका उच्चारण स्थान, यानी जो क वर्ग के व्यंजन हैं, क ख ग घ अंग, इन सभी का उच्चारण कंठ से होता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग उच्चारण स्थान जानते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होता है। किसी भी स्वर या व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, हमारी जिह्वा है, वो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। ठीक है, या तो तलवे को स्पर्श करेगी, या तो दांत को, या तो गले को स्पर्श करेगी, या तो जीभ को स्पर्श करेगी। ठीक है, होठ को स्पर्श कर देगी। तो जिस जिस भाग को बोलते समय जिस जिस भाग को हमारी जिह्वा स्पर्श करती है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे अगर कंठ से उच्चारण करती है, कंठ को स्पर्श करती है, तो वे व्यंजन, उनका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। तालु से अगर स्पर्श होता है तो उनका तलवे, तालु मतलब तलवा होता है कि, तो वो वर्ग आ जाएंगे आपके तालु वर्ग में। ट ठ ड ढ अंग, ये क्या है, मूर्धा। मूर्धा यानी एकदम गले से जब अंदर से आवाज़ आती है तो वो होता है मूर्धा। दंत मतलब दांत से, और ओष्ठ यानी ओठ से। तो जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे, जैसे क ख ग घ अंग, इनके उच्चारण में आप देख रहे हैं कि हमें कंठ की सहायता, हमारी जो जीभ है वो कंठ पर ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है, बल पड़ रहा है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्रमशः च छ ज झ इय को तालु, ट ठ ड ढ अड़ को मूर्धा, त थ द ध न को दंत, क्योंकि हमारी जीवा इनका उच्चारण करते समय दंत को स्पर्श करती है, दांत को स्पर्श करती है, इसीलिए त वर्ग के जितने भी
व्यंजन आएंगे उनका उच्चारण स्थान दंत होगा। प वर्ग प फ ब भ म, आप देख रहे हो कि उनका इसका उच्चारण करने में होस्ट मतलब हमारी जो जीवा है होठ का सहायता ले रही है, होठ इसमें आ रहा है, इसलिए उनका उच्चारण स्थान होस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यंजन का पहला भेद है हमारा स्पर्श व्यंजन, जिसको हमने जाना। दूसरा व्यंजन का जो भेद है वह अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ स्वर और व्यंजन के बीच स्थित, स्वर और व्यंजन के बीच स्थित जो वर्ड होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे यर लव। ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुंह से ऊष्मा निकले, ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है, श श स ह। आगत व्यंजन जैसे कुछ अरबी, फारसी और अंग्रेजी मतलब अन्य भाषाओं से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में आ गए हैं और इनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, आगत व्यंजन होते हैं। और उन चिन्ह के नीचे हम नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करते हैं, देख लो जैसे पॉइंट जैसे दिया है ज, आ, ज और फ में। ठीक है, अगर फौरन लिखा है तो फ के नीचे बीच में दिया है पॉइंट लगाएंगे, उसे हम नुक्ता चिन्ह कहते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र होते हैं और ये हिंदी वर्णमाला में 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है क्योंकि ये संयुक्त हैं, किसी ना किसी व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। जैसे छ, छ है वो क और श से मिलकर बना होता है, त्र है त और र से, ज्ञ ज और य से, श स और र से। आप चार्ट में यहाँ पर देख रहे हो सामने स्क्रीन पर वर्डों के उच्चारण स्थान जो हम लोग ने अभी चर्चा किया कि कठोर तालु, वत्स, दांत, होस्ट, जीभ, किन किन हमारी जो जीभ है वो किन किन मुख के किन किन भागों को स्पर्श करती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बलाघात 2 भागों में बांटा जाता है। बलाघात क्या होता है और संगम क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शब्द बलाघात जब शब्द के उच्चारण में किसी खास वर्ड पर जोर दिया जाता है, जैसे हम जब भी कोई वाक्य बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड जो होते हैं उस पर खास बल दिया जाता है, उसे तेजी से बोला जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड कुछ खास हैं, तो ऐसे शब्दों को हम बलाघात कहते हैं। जिनका उच्चारण करते समय जिस वर्ड पर ज़्यादा बल दिया जाए उसे बलाघात कहते हैं। जैसे मंदी में दी पर और तिरस्कार में कार पर, जैसे क्या कहते हैं हम, तिरस्कार। ठीक है, मंदी दी, आप देख रहे हो कि जब भी हम उसका उच्चारण कर रहे हैं मंदी तो द पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और तिरस्कार में तिरस्कार कार अंत में। तो ऐसे वर्ड जिन पर, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करते समय जिन वर्डों पर ज़्यादा बल दिया जाए उन्हें बलाघात कहते हैं। ये तो रहा आपका शब्द बलाघात। ठीक है, वाक्य बलाघात जैसे वाक्यों में जिस पर ज़्यादा बल दिया जाता है वो वाक्य बलाघात होता है। जैसे जब वाक्य के किसी खास शब्द पर, उसमें तो वर्ड था और वाक्य बलाघात में क्या है, शब्द है, कि उच्चारण पर ज़्यादा बल दिया जाए उसे बलाघात कहते हैं। जैसे राजेश घर जा रहा है, इस वाक्य में आगे देखेंगे कि राजेश, किसको फोकस किया जा रहा है, किसको बल दिया जा रहा है, राजेश को। घर जाने का काम कौन कर रहा है, राजेश कर रहा है। दूसरे में राजेश घर जा रहा है, राजेश घर जा रहा है। तो उच्चारण करते समय जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी वाक्य का तो जिस शब्द पर ज़्यादा जोर दिया जाए, बल दिया जाए, उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। संगम, संगम क्या होता है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं और इसे समझते हैं। उच्चारण के क्रम में किन शब्दों या वर्डों को प्रवाह में एक साथ पढ़ना है और कहाँ पर रुकना है। जैसे हम लोग विराम चिन्ह पढ़ते हैं, विराम चिन्ह में यही होता है कि कहाँ पर हमें, विराम का अर्थ ही होता है रुकना,
इसी प्रकार संगम होता है कि वर्डों के प्रवाह में जब हम वर्ड का प्रवाह करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो हमें कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है। और यह किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? संगम के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। जैसे विराम चिन्ह में क्या होता था कि विराम के हिसाब से, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह अगर है तो हम उस वाक्य को ऐसा पढ़ेंगे कि जैसे हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर अल्प विराम है यानी कॉमा है तो हमें थोड़ा रुकना है। पूर्ण विराम है यानी वह वाक्य वहीं पर स्टॉप हो जाता है, वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार संगम है तो जिन वर्डों के प्रवाह में एक साथ पढ़ना होता है और कहाँ पर हमें रुकना होता है, यह संगम द्वारा निश्चित किया जाता है। जैसे संक्षेप में अगर हम यह कहें तो यह सीमाओं का बोध कराने वाले का ही संकेत करता है। जैसे आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कामा में चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संगम का जो चिन्ह होता है वो इन्वर्टेड कामा होता है, जिसको हम उद्धरण चिन्ह हिंदी में कहते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्ण मतलब वर्णों का, विच्छेद मतलब अलग अलग करना। वर्णों को अलग अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाए, यानी वह किस किस व्यंजनों से या स्वरों से मिलकर के बने हैं, उनको विच्छेद करने, अलग करने की विधि को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द का वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को स्वर रहित रूप में और स्वर को अलग करके लिखा जाता है। जैसे कमल, कमल में आप देखेंगे कि कौन कौन से स्वर और कौन कौन से व्यंजन हैं। क, जैसे क का उच्चारण कर रहे हैं तो क के बाद से कौन सा स्वर आ रहा है? अ, तो क लिखेंगे। और अ, म के बाद से कौन सा उच्चारण आ रहा है? स्वर अ आ रहा है, तो क म अ। ल के बाद भी यही आ रहा है। भारतीय में देखेंगे भ के बाद से आ, र के बाद से अ, और त में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा, और अंत में य है, और य के बाद क्या आ रहा है? य अ स्वर का उच्चारण हो रहा है। तो यह हुआ आपका वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों का विच्छेद करते समय, वर्णों को अलग अलग करते समय जब हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखते हैं तो इसे ही कहते हैं वर्ण विच्छेद। और आप लोग ने उदाहरण के तौर पर इसे समझ लिया। अब हम आएंगे र के विभिन्न रूप। हिंदी वर्णमाला में जो र है उसके विभिन्न रूप होते हैं, उन्हें कैसे कैसे र को कैसे लिखा जाता है अलग अलग हम समझेंगे इसे। जैसे र को सबसे पहले आप देखते थे, मान लो हमको कर्म लिखना, कर्म, तो एक र है जो ऊपर लगेगा, ठीक है, म के ऊपर लगेगा, तो ये हुआ आपका पहला। वर्षों, मान लो सर्वोदय या पार्किंग या वर्षों लिखना है तो वर्षों में स के ऊपर ओ की मात्रा लगी ही है, उसके बाद से भी लगा है, तो र का भी उच्चारण उसमें आ रहा है। दूसरा हुआ। तीसरा आपका जैसे स्वर रहित व्यंजन र के साथ संयुक्त होते हैं तब र को ऐसे लिखा जाता है, जैसे आप चिन्ह देख रहे हो, जैसे पराक्रम, क्रम, पराक्रम में अगर हम क्रम में लिखते हैं, ऐसे क्रम भी दिया है, ब्रज दिया है, तो क के नीचे है उसका चिन्ह, ये हुआ आपका तीसरा रूप। अगला है नीचे जब लिखते हैं, जैसे हास, परिहास, तो ह में जब नीचे लिखते हैं, आप चिन्ह के साथ देख रहे हैं, तो वो हुआ आपका अगला, यानी चौथा रूप, विभिन्न रूप में चौथा रूप जो हुआ। फिर एक र को इस प्रकार भी लिखते हैं, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ड्रामा। आप देखो ड्र के नीचे जो चिन्ह बनाया गया है उसे भी र ही वो भी र ही होता है। और एक र श्रम, श्रम में देखो र भी, जो श और र के साथ जुड़ा होता है, श्र। इसी प्रकार री की मात्रा भी जो होती है री, उसमें भी र छुपा होता है और श्री का रूप ले लेता है, जैसे श्रृंगार, श्रृंखला, ठीक है, तो ये भी र का ही रूप है। री जो है उसके नीचे जो मात्रा लगी रहती है, श्री, र आ रहा है इसमें भी। तो इस प्रकार से हम लोग र के विभिन्न रूपों को देखे और उस पर हम चर्चा किए। तो बच्चों, यह आपका पाठ
वर्ण विचारण, वर्ण विन्यास, उच्चारण स्थान यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ यह आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।